नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। स्वागत है सभी का स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में। स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए होम्योपैथी, वो भी किशोरावस्था से लेकर रजोनिवृत्ति तक, हम कह सकते हैं मेनोपॉज तक, कैसे कैसे होम्योपैथी सहायक रहता है। क्योंकि जैसे देखा जाता है कि महिलाओं की जीवन शैली में बहुत से बदलाव आते हैं, वो चाहे किशोरावस्था के दौरान हो या फिर मेनोपॉज के दौरान। तो इन जो भी बदलाव शारीरिक या फिर मानसिक या फिर हार्मोनल जो भी बदलाव आते हैं, उसमें होम्योपैथी किस तरह से कारगर साबित होते हैं, किस तरह से हेल्पफुल होती है, यही जानकारी आज हम स्टूडियो में लेंगे। और हमारे साथ जानकारी के लिए है डॉक्टर आशुतोष भारद्वाज जी, जो कि होम्योपैथी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी आयुष विभाग शिमला से हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद अंजना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी साझा करने के लिए मुझे स्टूडियो में बुलाया, आपका धन्यवाद जी। तो पहले तो जो आज का हमारा विषय है कि होम्योपैथी, अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी होती है, ख़ास तौर पर अगर किशोरावस्था से लेकर हम मेनोपॉज तक देखा जाए, तो क्या ऐसी अगर हम ऑलमोस्ट इस चेंजेस को अगर समझना चाहे तो क्या ये बदलाव रहता है और क्या महत्वपूर्ण जो ये बदलाव है महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए? जी, जब भारत सरकार ने भी अभी हाल ही में एक कार्यक्रम चलाया था, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार जी। तो किसी भी स्वास्थ्य के कार्यक्रम का एक मूलभूत कहें तो विचार है कि अगर नारी स्वस्थ होगी तो उसका परिवार भी स्वस्थ ही होगा। बिल्कुल। बाकी सारी तकलीफ़ें, प्रॉब्लम्स जो भी हैं वो एक तरह से सबकी कॉमन है, लेकिन एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके हम कहें कि महिलाओं के जो जीवन में चेंजेस आते हैं, वो चाहे उनकी प्यूबर्टी से लेके फिर उसके बाद उनकी प्रेगनेंसी से लेके मेनोपॉज तक जो भी चेंजेस आते हैं वो एक अलग तरह के लेवल पे होते हैं। और हम कहें तो हार्मोनल जो चेंजेस हैं वो फिज़िकल के साथ साथ एक मेंटल भी इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा करते हैं। और इसलिए होम्योपैथी की स्ट्रेंथ इसमें है कि हमें होम्योपैथी जो है वो एक समग्र रूप से एक चिकित्सा की पद्धति है, जिसमें आप शारीरिक के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का भी हम ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे प्यूबर्टी के बारे में ही जो भी बच्चियों को चेंजेस होते हैं, जो जिस तरह की भी तकलीफ़ें होती हैं, उनमें हमें होम्योपैथी का काफ़ी योगदान रहता है। जी। अगर ओवरऑल देखा जाए, जैसे आप बहुत टाइम से इस विषय पे स्टडी कर रहे हो, आंकड़ों की बात की जाए तो क्या आज के समय में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि नारी सशक्त ज़्यादा हो चुकी है, नॉलेज लोगों को ज़्यादा हो चुकी है? क्या आप आज के समय को अगर दोनों चीज़ें हैं। एक तो कहिए कि आप स्वास्थ्य सुविधाओं की जो अवेलेबिलिटी है वो भी थोड़ा इम्प्रूव हुई है, इसकी वजह से लोगों को आसानी से डॉक्टर के पास पहुंच पाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही हमारी जो जीवन शैली में चेंजेस हुए हैं पिछले 20-25-30 साल में, उसकी वजह से भी बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो महिलाओं में, बच्चियों में आती है। अगर हम देखें तो पहले अगर आप ध्यान दें तो आज से हमारे नानी या माताओं के जो समय में था, वो प्यूबर्टी की आयु जो थी वो 17 साल, उसके बाद 14 साल हुई होगी, फिर 12 साल। अभी भी मेडिकली हम देखें तो अगर आप किताब में पढ़े तो उसमें अराउंड 12 साल के आसपास हमारी प्यूबर्टी की एज है। लेकिन जिस तरह से लाइफस्टाइल में चेंजेस हुए हैं, अब आज की डेट में हमारे ओपीडी में हमें 8 साल की बच्चियां भी मिलती हैं जो प्यूबर्टी की एज में आ चुकी हैं, जिनको मासिक धर्म शुरू हो जाता है। और वो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। उसमें समस्या ये है कि एक तो वो बच्ची इतनी छोटी है, आप इमेजिन करके देखें कि एक 8 साल की बच्ची आई है, उसको मासिक धर्म आना शुरू हो गया हो। वो बच्ची मानसिक रूप से ना, वो शारीरिक रूप से तो चलो फिर भी आप कहें कि वो तैयार थी, इसलिए शरीर कुदरत ने उसको मासिक धर्म शुरू किया, लेकिन मानसिक रूप से वो बच्ची परिवार में तैयार ही नहीं है, परिवार अभी तैयार नहीं है उसके लिए। और दूसरी बात ये है कि वो उसको अभी हैंडल करना नहीं आता है कि वो अपनी उस कंडीशन को किस तरह से हैंडल करे। और एक मेडिकल कंडीशन ये भी है कि जैसे ही प्यूबर्टी ऑनसेट होता है, जैसे ही बच्ची रजस्वला होती है, जिसको हम कहें माहवारी उसको आनी शुरू होती है, उसकी जो हड्डियों के आगे एपिफेसिस होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं। और वो बच्ची की जो एवरेज उस परिवार में हाइट होनी चाहिए, वो बच्ची की हाइट नहीं बढ़ती है। तो ये एक बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। दूसरा ये इसका सबसे बड़ी बात है कि ये ऑलमोस्ट प्रिवेंट हो सकता है, इससे हम बच सकते हैं।
जी। बच सकते हैं। उसमें जिम्मेवारी माताओं की ज़्यादा है कि वो बच्चियों को की लाइफस्टाइल में शुरू से ही प्री प्यूबर्टल जिसको हम बोलते हैं 7-8 साल की अवस्था से ही उनको खेलने के लिए प्रेरित करें, उनके डाइट में उनके जिस तरह की चेंजेस होने चाहिए वो करें, ताकि वो बच्चियों की प्यूबर्टी जो है वो थोड़ा डिले हो और मेंटली, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से वो मासिक धर्म के लिए तैयार हो जाएं। यानी हम ये कह सकते हैं कि किशोरावस्था की जो उम्र है उससे पहले अगर लड़कियों में ये प्रॉब्लम आ रही तो एक वो समस्या है। हाँ, ये एक तरह से ये प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन ये एक स्थिति है जो ये बन रही है और उसकी वजह से समस्याएं होंगी। अपने आप में ये समस्या नहीं। 8 साल अगर हो सकता है अगले 10-15 साल में ये 10 साल तक हो जाए उम्र, या 8 साल में ही नॉर्मल हो जाए, क्योंकि जिस तरह के चेंजेस हो रहे हैं वो हमें ही करनी पड़ेगी कि उसको हम थोड़ा डिले कर पाएँ। जी, तो जो चेंजेस आते हैं उसमें होम्योपैथी के हिसाब से अगर हम कहें तो क्या ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे ये चीज़ें कम हो सके? हाँ बिल्कुल, इसमें ज़्यादातर रोल तो एक तरह के हम लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का ही है। बच्चों को फास्ट फूड्स और प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड, हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई फैट डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज जिसको बोले हम। बच्चे आजकल कुछ तो शहरों में खेलने की जगह ही नहीं रही, कुछ बच्चों को खेलने का पढ़ाई का इतना बना लिया है सबने कि खेलने के लिए ज़रूरी नहीं माना जाता, और स्पेशली बच्चियों को बाहर खेलने के लिए भेजने के लिए भी थोड़े माँ बाप इच्छुक नहीं होते हैं। और उसके बाद से सोने का समय, नींद का समय, ये सब चीज़ें जो हैं वो रिलेटेड हैं कि बच्चों के आजकल सोने का जो कह लें आप टाइम जो हमें कहते थे कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, वो वाला सिस्टम अब नहीं रहा है, और इन सब की वजह से हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है, और एक स्ट्रेस बहुत बड़ा एक कॉज है। और स्ट्रेस कहें तो वो छोटे बच्चों में भी उतना ही है जितना बड़ों में है, उनके अपनी तरह की समस्याएं हैं। इसके बावजूद अगर लाइफस्टाइल से मैनेजमेंट नहीं होती है, कुछ नहीं इंप्रूवमेंट होती है, तो होम्योपैथिक में या किसी भी सिस्टम में दवाइयाँ, होम्योपैथी में भी दवाइयाँ हैं, और वो डॉक्टर की सलाह से आप दवाइयाँ लें और जो भी कंप्लेंट्स उनको मैनेज करेगा। सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं कि लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, ये देखने में आया कि हार्मोन्स सिक्रेशन का क्योंकि जो हार्मोन का कंट्रोल सिस्टम है वो हमारे ब्रेन में रहता है, तो लाइफस्टाइल और स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जी, ये तो बात हुई अगर कुछ प्रॉब्लम मानो हम 12 साल से पहले या फिर 10 साल से पहले ही कम हो जाता है, लेकिन नॉर्मली जो किशोरावस्था की समय है, नॉर्मली सारा सिस्टम चल रहा है, तो भी क्या लड़कियों को अपना जागरूक होने की ज़रूरत है, या फिर ऐसे कोई लक्षण जो आपको दिखते हैं तो उसमें थोड़ा टेंशन लेने की ज़रूरत है? हाँ बिल्कुल, देखिए इस मामले में एक पूरे परिवार को भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब बच्चियाँ माहवारी जिनको आनी शुरू होती है, एक कंडीशन है PMS, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, उसमें एक वैरायटी ऑफ एक कह लें एक पूरा एक ग्रुप है सिम्टम्स का, जो कि उसमें होगा इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, थकावट, मूड चेंजेस होना, फिर फिजिकल ब्लोटिंग होना, और कह लें पेट खराब, किसी को कॉन्स्टिपेशन, किसी को डायरिया, पेट में दर्द होना। तो ये एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम होता है, हमें उसको समझना पड़ेगा, उनको कोऑपरेट करना पड़ेगा, और उनकी जितनी चीज़ें बिना दवाइयों के मैनेज हो जाती हैं वो ठीक है, उसके बाद उनको दवा देने की ज़रूरत पड़ सकती है बच्चों को। जी। और ये अगर कहें तो ये PMS का इंसिडेंस अगर आप देखें तो जो डिफरेंट स्टडीज़ हुई हैं अलग, उसमें लगभग 40% महिलाओं को ये तकलीफ़ होती है। ज़रूरी नहीं है कि सबको होती है, शुरू में कुछ बच्चियों को होती है, जो जितनी जल्दी प्यूबर्टी होगी ये सिम्टम्स थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो हम सबको, परिवार को, समाज को, क्लास को, ऑफिस को, सबको कोऑपरेट करना पड़ता है, क्योंकि वो उन दिनों में वो चिड़चिड़ापन भी रह सकता है, गुस्सा भी आ सकता है, रोना भी आ सकता है, अजीब सी चीज़ें खाने का मन भी कर सकता है। ये डिफरेंट तरह की चीज़ें, डिफरेंट तरह के सिम्टम्स होते हैं बच्चियों में। और जैसे आज के समय में हम कहते हैं, पहले तो ये सुनने में कम आती थी ऐसी प्रॉब्लम, जैसे PCOS हो गया या फिर PCOD, ऐसी कुछ समस्याएं जो हम कम ऐसे विषय सुनते थे, आज के समय में बहुत ज़्यादा नॉर्मली देखा जाता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये हार्मोनल प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ये क्या अब बढ़ गई है कुछ? हाँ, जैसे मैंने कहा, ये बड़ी तो नहीं होंगी, हो सकता है बहुत कम इंसिडेंस था। अगर हम अपनी बात ही में करूँ तो जब हम मेडिकल कॉलेज में थे तो ये PCOS एक बहुत छोटा सा टॉपिक होता था, और OPD में बहुत ज़्यादा केसेस PCOD के, तब तो इसका नाम भी, अभी ये बीमारी के बारे में पूरी समझ भी नहीं बनी थी। PCOD बोला, पहले उसको PCO बोलते थे, पॉलीसिस्टिक ओवरी, फिर पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़। आज की डेट में इसको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम बोला जाता है। डिजीज़ और सिंड्रोम में फ़र्क ये है कि सिंड्रोम ये बहुत सारे अब जो समझ में आया है वो ये है कि ये खाली ओवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, ये एक
बहुत बड़ा मल्टी सिस्टमिक डिजीज़ है, मल्टी सिस्टमिक प्रॉब्लम है, और ये इसके बेस में जैसे जैसे रिसर्च होती जा रही है पता ये चल रहा है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ लाइफस्टाइल से रिलेटेड बीमारी है, जिससे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो बॉडी में आती है, उसके बाद जो डिफरेंट हार्मोन्स की जो एक तालमेल बना होता है शरीर में, HPO जिसको हम बोलते हैं, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस जिसको हम बोलते हैं, उसमें कहीं ना कहीं जब गड़बड़ आती है तो ये इस तरह से ये PCOS की प्रॉब्लम हो जाती है। इसका इंसिडेंस भी अब देखते देखते शहरों में, हिमाचल में अभी इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि यहाँ हमारी बच्चियों में फ़िज़िकल एक्टिविटी शिमला जैसे शहर में तो ज़बरदस्ती करनी पड़ जाती है, पैदल चलना पड़ता है। शहरों में तो दिक्कत है, तो उसमें वहाँ पे हर 3 से 5 में से एक महिला को ये तकलीफ़, एक बच्ची को ये तकलीफ़ हो रही है। और PCOS की एज जो है वो प्री प्यूबर्टल से लेकर मीनोपॉजल तक होती है, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे हैं। लक्षणों की भी हम बात कर लेते हैं। तो PCOS में अगर हम बोलें तो माहवारी का आगे पीछे होना, जल्दी आना, ज़्यादा आना, लेट आना, एब्सेंट, कुछ कई महीने माहवारी ना आना, उसके बाद से वज़न बढ़ना शरीर का, शरीर पर पुरुषों की तरह फेस पे बाल आ जाना, अपर लिप पे बाल आ जाना, सिर के बाल कम होना और एक्ने, इस तरह के, और प्लस उसके बाद जो एक कह लें आप साइकियाट्रिक सिम्टम्स हैं जैसे इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, वो सारी चीज़ें इसमें PCOS में आती हैं। जी, तो अगर जैसे आपने कहा कि ये जब प्रॉब्लम्स आती है तो होम्योपैथी के हिसाब से जैसे आपने अभी तक केसेस जो आए होंगे, कितना उसको रिलेट कर पाए या उसको ठीक कर पाए, अगर कोई ऐसे एग्जांपल आपके सामने हो? जैसे मैंने कहा कि PCOS एक लाइफस्टाइल बीमारी है, तो लाइफस्टाइल बीमारी में तो हमें बिल्कुल अपनी डाइट, रहन सहन, और अपना सबसे बड़ी बात इसमें PCOS में देखा, लैक ऑफ स्लीप एक ऐसा फैक्टर है क्योंकि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी में जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, देखिए जिस तरह से आपने देखा होगा कि जो अच्छा फ़ोन भी होता है ना, वो रात को जब आप रखेंगे तो एक स्लीप मोड में चला जाता है, ठीक है ना। इसी तरह से हमारी बॉडी को भी एक स्लीप मोड, एक स्लीप का टाइम चाहिए, अनइंटरप्टेड कंटिन्यूअस साउंड स्लीप जिसको बोलें, अच्छी नींद चाहिए, और वो नींद का टाइम भी होना चाहिए। हमारे कुछ हार्मोन्स हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पे ही रात को सिक्रीट होते हैं, स्पेशली ये अपना मेलाटोनिन हार्मोन है जो कि ओवेरियन हेल्थ के लिए और हमारी साइकियाट्रिक हेल्थ के लिए बहुत अच्छा ज़रूरी है। वो 10 बजे से 4 बजे के बीच में आपको सोना, वो वाली जो नींद का पार्ट होता है वो उसी टाइम वो सिक्रीट होता है। तो अगर आपको मालूम है आज के डेट में बच्चे सोते ही 12 बजे हैं, 1 बजे सो रहे हैं, 2 बजे सो रहे हैं, 8 बजे उठ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि हमारे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के, जहाँ से वो FSH, LH जो हमारे हार्मोन्स हैं जो ओवरीज को रेगुलेट करते हैं, वो सिक्रीट होते हैं। तो और दूसरा, प्रोसेस्ड फूड जब हम खाते हैं तो इंसुलिन, जब हम बहुत ज़्यादा फैट, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस से भी हमारे हार्मोन्स की जो आपस की तालमेल के साथ काम होता है वो नहीं हो पाता। जैसे अब हम कहें तो मेंस्ट्रुएशन या माहवारी होती क्यों है? माहवारी होती है कि बॉडी अपने आप को हर महीने प्रेगनेंसी के लिए तैयार करती है, ठीक है। अब हमारे पिट्यूटरी से एक हार्मोन FSH सिक्रीट होता है, वो ओवरी पे एक्ट करता है, और ओवरी पे 6-7 कहिए आपकी एग्स डेवलप होना शुरू होते हैं, और उसमें एक एग जो है वो मैच्योर होता है। और जैसे एक 14वीं जैसे ओव्यूलेशन होती है तो एक एग जो है ओवरी से रिलीज़ होता है, और अगर वो एग रिलीज़ होने के बाद अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है तो अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तब ठीक है, अगर नहीं होती है तो हार्मोन्स जो हैं वो डाउन आते हैं, बहुत एकदम से प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन की जो कंसंट्रेशन होती है वो कम आती है, और जो हमारी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है वो बाहर निकल जाती है माहवारी के ज़रिए। तो जब वो हार्मोन्स ठीक नहीं होंगे तो वो बार बार वो जो ओवरीज में जो अंडे बने होते हैं, एग्स होते हैं, वो सिस्ट की फॉर्म में, हालांकि उस कहने को सिस्ट नहीं है, वो उसी तरह के जो इमेच्योर एग्स हैं वो हैं। अब वो इमेच्योर एग्स इकट्ठे होते रहेंगे तो वो ओवरी का साइज़ बड़ा हो जाता है, ठीक है। जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो उसमें दिखता है कि वो छोटे छोटे सिस्ट बने हुए हैं, और वो जो सिस्ट बने होते हैं, फिर जब ओवरी का साइज़ बड़ा होता है तो लड़कियों में मेल हार्मोन्स, एंड्रोजन्स जिनको कहते हैं, उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होनी शुरू होती है। इसकी वजह से वो जो आप देखते हैं कि बाल आ रहे हैं, फेस पे बाल आ रहे हैं। बहुत बच्चियाँ एक्चुअली PCOS के लिए बच्चियाँ नहीं आती हैं, हमारे पास बच्चियाँ आती हैं वो शुरू में, क्योंकि कह लें आप कि 10-12 साल की उम्र में अभी यही है, माँ बाप को लगता है कि माहवारी आ रही है, चलो 2 बार आए, 1 बार आ गई, 3 महीने का गैप हो गया, वो चिंता नहीं है। लेकिन वो
पिंपल्स के लिए आती हैं, या वो ऐसे ही फेस पे बाल आने के लिए आती हैं, या वेट बढ़ने के लिए आती हैं। तो जब हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि उनको वो PCOS से सफ़र कर रही हैं। और PCOS का ये कि अगर आप अपने स्टडीज़ ये बताती हैं कि आपने वज़न का अगर आप 5% भी कम कर लेते हैं तो आपकी PCOS की प्रॉब्लम वो बहुत हद तक ठीक होती है। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स जो हैं ये लाइफस्टाइल चेंजेस ही होते हैं। लेकिन फिर भी जो सिम्टम्स हैं, मान लीजिए ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, कम हो रही है, उसके लिए होम्योपैथिक दवाइयाँ उपलब्ध हैं। और डिफरेंट जो हमारी सेंटर काउंसिल्स हैं उन्होंने जो रिसर्च करी है उसमें डेटा सफिशिएंट है। और आप अपने नियरेस्ट जो भी आपको होम्योपैथिक चिकित्सक मिलता है सबसे पास में, उससे जाके क्वालिफाइड होम्योपैथिक चिकित्सक से और ऐसा भी है कि ये जो आप बोल रहे हैं कि जो जीवन शैली से ही ठीक हो जाती है, ये ठीक ना होते होते ऐसी कोई बीमारी आपके अंदर बन सकती है जिससे आपको बचना चाहिए, ऐसा भी? बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी कुदरत ने दी है महिलाओं को, प्रजनन की, आगे परिवार बढ़ाने की, रिप्रोडक्टिव जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब ओव्यूलेशन नहीं होगी तो इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत होते हैं PCOD के। और जब माहवारी नहीं आती है तो बार बार जो एंडोमेट्रियम जो शेड होना चाहिए वो नहीं होता है, तो लॉन्ग टर्म में बाद में जाके एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, कैंसर्स वगैरह की भी प्रॉब्लम आती है। ओवरऑल ये बाकी तो साथ ही साथ में ये एक सिस्टम PCOS एक खाली ओवेरियन या रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम ही नहीं रह गई है। इसके साथ आप देखिए डायबिटीज़ हो जाती है, जब इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाएगी। और जो कोलेस्ट्रॉल का ऊपर नीचे होने से हार्ट की प्रॉब्लम होने के भी चांसेस रहते हैं। और जिनको ये भी देखा गया है कि PCOS होने वाले लगभग 60% मरीज़ों को थायराइड हाइपोथायराइडिज्म की भी प्रॉब्लम रहती है। तो ये ओवरऑल ये एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ सिम्टम्स या डिजीज़ बन गया है। तो अभी जैसे हम किशोरावस्था से लेकर लगातार हम कंटिन्यू बात कर रहे हैं, अब अगर मेनोपॉज की तरफ जाए तो ये कब ये दौरान जो दौर है वो शुरू होता है? अगर किशोरावस्था को लेकर हम 10-12 साल से लेकर चले तो मेनोपॉज से जो पहले की जो तैयारियां हैं वो कब से शुरू हो जाती है? देखिए, मेनोपॉज का कहने का मतलब, मेनोपॉज अगर हम डेफिनेशन से बोलें तो जब हमारे ओवरी में एग्स बनने बंद हो जाएं, मैच्योर होने बंद हो जाएं, तो देन वो मेनोपॉज की तरफ की महिला जाती है। और किसी भी महिला में कितने एग्स हैं ये उसके जन्म के समय में ही डिसाइड हो जाता है जी। और धीरे धीरे उसके साथ उम्र के साथ साथ उसके एग्स की नंबर जो है वो कम होने शुरू होते हैं, कुछ अदरवाइज कम हो जाते हैं, कुछ जैसे मेंस्ट्रुएशन के टाइम एक एग मैच्योर होता है लेकिन उसके पीछे 10-12 एग्स वेस्ट हो जाते हैं। और एज ऑफ मेनोपॉज कोई फिक्स एज नहीं है, किसी ये फैमिलीज़ में भी चलता है क्योंकि जेनेटिक पूल के हिसाब से देखिए किसी महिला नानी माँ फिर आगे फिर बच्ची वो एक ग्रुप रहता है। तो आइडियल जो मतलब कह लीजिए कॉमन जो है 42 टू लेकिन 52 तक एज हिंदुस्तान में एक मीनोपॉज की एज है, लेकिन इससे पहले भी हो सकता है और थोड़ा लास्ट भी हो सकता है। और मीनोपॉजल प्री मीनोपॉजल जो है वो 2-3 साल पहले भी शुरू हो जाते हैं, उनको सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, हॉट फ्लैशेस, चिड़चिड़ापन, इरेगुलर पीरियड्स होने शुरू हो जाएंगे पहले ही, और ड्राइनेस वगैरह शुरू हो जाती है, कुछ स्किन के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। ये प्री मीनोपॉजल है। और इसके लिए आप वही है, आप स्ट्रेस फ्री रहें, योगा करें, एक्सरसाइज करें। योगा का एक बहुत बड़ा प्री मीनोपॉजल कंप्लेंट्स में और मीनोपॉजल उसमें रोल रहता है। और जहाँ बाकी ज़रूरत ज़्यादा सिम्टम्स रहते हैं, अगर इन सब चीज़ों से आपको कुछ तो देखिए एडजस्ट करना है कि आपको हॉट फ्लैशेस होंगे, मानना पड़ेगा कि हॉट फ्लैशेस होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत जब होती है तो उसमें आप चिकित्सक के पास जाएं, सलाह लें और अपनी उसकी दवाइयाँ लें। वैसे तो हमें हमेशा ही अपने जो दिनचर्या है, जीवन शैली है, उसे ठीक रखना चाहिए, लेकिन जैसे हम मेनोपॉज की बात करते हैं तो लगभग हमें कब ऐसा ये सोचना चाहिए कि अब हमें थोड़ा सा खान पान में ध्यान ज़्यादा देना है, और ऐसे कुछ लक्षण देखने चाहिए या फिर हाँ देखिए, जब जो हमारे महिलाओं को आपको मालूम होगा कि महिलाओं में हार्ट अटैक की जो इंसिडेंस है वो प्री मीनोपॉज से पहले बहुत कम होता है। उसकी वजह ये है कि जो हमारे हार्मोन्स हैं, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, वो कार्डियो प्रोटेक्टिव भी होते हैं, उनकी वजह से हमारा हार्ट सेफ रहता है। लेकिन जैसे जैसे ईस्ट्रोजन के लेवल्स कम आने शुरू होते हैं और मीनोपॉज के बाद ये इंसिडेंस जो है, जो कंपैरिजन अगर हम करें तो मेल और फीमेल में ऑलमोस्ट बराबर हो जाते हैं हार्ट के इंसिडेंसेस। और प्लस
और ईस्ट्रोजन का काम कैल्शियम की हड्डियों में डिपोजिशन को लेके भी रहता है। तो जैसे ईस्ट्रोजन कम होगा तो आगे आगे ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों की कमजोरियां, हड्डियों में कैल्शियम जमा होना वो कम हो जाता है। तो इसलिए महिलाओं को अपना और मीनोपॉज के साथ साथ मसल मास भी धीरे धीरे 1% 2% हर साल कम होना शुरू हो जाता है महिलाओं में। तो हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, मसल मास कम हो जाएगा, इसलिए वो जोड़ों में दर्द और वेक पेन्स, बॉडी एक्स, इस तरह से तकलीफ़ें रहती हैं जी। तो इसलिए महिलाओं को समय रहते अपने लिए, जिसको बोलते हैं ना मी टाइम, अगर हम कहें कि मी टाइम, आपको अपने लिए ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि लोड बेयरिंग एक्सरसाइज, वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी। पहले जैसे क्या कहा आपने भी कहा कि पहले महिलाओं को नहीं होता था, उनको घर में काम इतने ज़्यादा थे, वज़न उठाना, घर के काम करना। आज की डेट में ऐसा नहीं है कि महिलाएं वो काम नहीं कर रही, खाना भी बना रही हैं, सब कुछ कर, लेकिन उनके पास उसकी सुविधाएं इतनी उपलब्ध होगी, उनको फिजिकल एफर्ट नहीं करना पड़ता है कपड़े धोने में, खाना बनाने में, बर्तन साफ़ करने में। आप पहले बाज़ार जाते थे, राशन उठा के लाते थे, सब्ज़ी उठा के लाते थे। आज की डेट में शहरों में तो घर में सब कुछ आ रहा है, और प्लस हमारा खान पान भी इम्प्रूव जिसको हम कह रहे हैं, इम्प्रूव तो हुआ लेकिन वो ख़राब भी हुआ एक मायने में। तो दोनों चीज़ें रही हैं। तो इसलिए महिलाओं को समय, वैसे तो शुरू से ही अपने आप को फिट रखना चाहिए, लेकिन तैयारी उनको मेरे हिसाब से 40-42 साल में फिजिकल एक्सरसाइज प्लस डाइट कंट्रोल, डाइट क्या खाना है, प्रोटीन्स की क्वांटिटी बढ़ानी है और फैट की क्वांटिटीज़ और शुगर की क्वांटिटीज़ कम करनी है, ताकि वो अपने मीनोपॉज को अच्छे से हैंडल करें। मीनोपॉज एक बहुत अच्छी चीज़ है, महिलाओं को घबराना नहीं। आमतौर पे देखा जाता है कि महिलाएं थोड़ी सी एंक्शियस हो जाती हैं, कि उनको एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी हो जाती है कि अच्छा अब क्या होगा, उनको लगता है कि वो नाउ दे आर एजिंग, वो बूढ़े हो रही हैं एक तरह से कहें तो, जबकि ऐसा नहीं है। आपने एक जिम्मेवारी थी, कुदरत ने आपको दी थी, आपने उसको बहुत अच्छे से निभाया, आपने परिवार बनाया, बच्चे पाल दिए, अब आपका नेक्स्ट फेज़ आना है, और दे शुड रियली एंजॉय देयर मीनोपॉजल फेज़। आपको बहुत सारी चीज़ों से मुक्ति भी मिलती है, और आप फ्री हैं, और आपकी कोई फिजिकल ऐसी कह लीजिए आपको कमी नहीं आने वाली है जिससे कि आप घबराएं। और एंग्जाइटी की वजह से, घबराहट की वजह से मीनोपॉज के जो सिम्टम्स हैं, साइकोसोमेटिक सिम्टम्स, वो ज़्यादा देखे जाते हैं जी। ऐसी भी प्रॉब्लम्स आपके पास आती है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मेनोपॉज के दौरान हो चुकी है और उन्हें फिर होम्योपैथी की ज़रूरत या दवाओं की ज़रूरत पड़ जाती है? हाँ, देखिए, एक एलोपैथिक साइड में तो एक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, वो सबको हालांकि नहीं दी जाती है, लेकिन कुछ लोगों को दी जाती है। उससे पहले जो भी उस HRT से नीचे के जो भी केसेस होते हैं, वो होम्योपैथी और योग और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के साथ बहुत अच्छे से ठीक हो जाते हैं। और मेरा ये राय भी रहेगी आपके कार्यक्रम के ज़रिए, क्योंकि हिमाचल में अभी होम्योपैथी का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ है, तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं ये सबको सूचना भी देना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार के आयुष विभाग में 36 जगह पर 36 आयुष अस्पतालों में होम्योपैथिक चिकित्सा उपलब्ध है। अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, और बच्चियों को प्यूबर्टी, स्पेशली प्री PMS, डिस्मेनोरिया, जो मासिक धर्म के समय दर्द होना, सफ़ेद पानी, फाइब्रॉइड यूट्रस, और PCOS, और मीनोपॉजल और पोस्ट मीनोपॉजल और पेरीमीनोपॉजल, सब तरह की तकलीफ़ों की दवाइयाँ होम्योपैथिक स्वास्थ्य केंद्रों में सरकार की तरफ से मुफ्त उपलब्ध कराई जाती हैं। आप इसके लिए अपने निकटतम होम्योपैथिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर इन सेवाओं का लाभ ज़रूर उठाएं। जी, जैसे आपने भी कहा कि जनरल ओपिनियन रहता है महिलाओं का कि अब क्या होगा, अब क्या सभी को ये प्रॉब्लम्स रहती है, तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्या सभी महिलाओं को इसके लिए मतलब ऐसे कुछ सिम्टम देखने को मिलेंगे ही, या फिर कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जिन्हें पता भी नहीं चलेगा कि नहीं, वो बिल्कुल जी, वो एक हर व्यक्ति से व्यक्ति पर, जिसको बोले हम इंडिविजुअलिस्टिक रिस्पांस रहता है हर चीज़ का। वही हार्मोन से आप किसी और तरीके से इफेक्ट हो रहे हैं, मैं किसी और चीज़ से किसी और तरीके से इफेक्ट हो रहा है, और हर आदमी का अपना एक किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने की कैपेसिटी होती है, उसकी जानकारी। लेकिन जानकारी जो है वो बचाव है, कह लिया, हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि अब ये क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, और समय रहते चिकित्सक की आप चिकित्सक सुविधा उपलब्ध कराएं अपने आप के लिए। जी, और ख़ास तौर पर जो हमारी जैसे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो मानसिक जो परेशानियां रहती है उसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए भी कुछ? हाँ, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि परिवार एक ऐसा समूह है जो कि
इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा हैंडल कर। देखिए आपको मूड स्विंग हो रहे हैं, तो अगर आपके घर वाले या मेरे घर वाले नहीं समझेंगे, हम अपने बच्चियों के मूड स्विंग के बारे में, अपनी पत्नी के, माँ के मूड स्विंग के बारे में नहीं समझेंगे, तो वो उसको क्या हैंडल करेंगे? वो उसको समझाना या उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये एक कह लीजिए कि कम्युनिटी अप्रोच है। अगर कोई किसी को PMS है प्रॉब्लम, बच्चे को या ऑफिस गोइंग लेडी को, और उसके ऑफिस में कोई उस चीज़ को समझ नहीं पाता है, तो तब तो समस्याएं ही हैं। तो इसलिए ये एक ओवरऑल बड़ी कम्पैक्ट सी अप्रोच रहनी चाहिए सबकी। बहुत रेयर केस में आपको साइकियाट्रिस्ट के, साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है। छोटी मोटी जो तकलीफ़ें हैं वो काउंसलिंग के साथ, और कुछ योगा जो है वो योगा प्राणायाम, इसके स्टडीज़, बहुत सारी स्टडीज़ आ गई हैं कि योगा प्राणायाम इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो जो हमारे होम्योपैथिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, आयुष विभाग के जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, उसमें तकरीबन 1200 योगा ट्रेनर्स वहाँ हिमाचल में जगह जगह अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो वो उन स्वास्थ्य केंद्रों में, चाहे आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, चाहे होम्योपैथिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उसमें जाके योग प्रशिक्षक जो हमारे ट्रेंड योगा गाइड्स हैं उनकी हेल्प लें। ये सब चीज़ें, उनसे भी हेल्प आपको सहायता मिलेगी। और टाइम टू टाइम अगर हम ये कहें कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से महिलाओं को जो जागरूक करने के कार्यक्रम ऐसे कुछ रहते हैं, वो भी क्या? जी, हमारे आयुष विभाग में आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर हैं, उसमें हर आयुष वेलनेस सेंटर को महीने में 2 कैंप, इस तरह के काउंसलिंग कैंप करने होते हैं। और मोस्ट लाइकली वो स्कूलों में ही किए जाते हैं, स्कूल और कॉलेजेस में किए जाते हैं। और ये समय समय पर टॉपिक दिए जाते हैं, तो इस पर भी आपको जानकारी दी जाती है। और अगर किसी खास विषय पर आपको जानकारी चाहिए हो, तो जब भी डॉक्टर आपके पास आएँ तो आप वो जानकारी ले सकते हैं। और मुझे ये लगता है कि आज जो हमारा कार्यक्रम रहा स्वस्थ जीवन में, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, और सभी को अपने जो भी मन में प्रश्न होंगे उनको जवाब ज़रूर मिले होंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। तो स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में आज बस इतना ही, नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।